हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनसे एग्ज़ामों में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर कन्फ्यूजन की वजह से आपके गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं से रिलेटेड हम जो है हमारे चैनल पे यूट्यूब वीडियो लेकर आया जाता है, जिसको बहुत ही आसान भाषा में, यहाँ तक कि ट्रिक के माध्यम से या कीवर्ड के माध्यम से उन सभी टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसी के क्रम में कई सारे वीडियो अभी तक आ चुके हैं। उसी के क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे कि आप सभी को थंबनेल में दिखाई दे रहा है, मेगास्थनीज और उसकी इंडिका। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सभी तरह के एग्ज़ामों में, स्टेट पीसीएस वाला हुआ, टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, यूजीसी नेट, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से जो मेगास्थनीज की जो इंडिका है उससे रिलेटेड, और जो मेगास्थनीज ने भारत के संदर्भ में जो विवरण दिया है उसके बारे में कई बार एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी तरह के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई लोगों का तो मतलब काफ़ी सारी कन्फ्यूजन की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और इस वीडियो के अंत में हमने कुछ क्वेश्चन भी सेट किए हुए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन के भी आंसर आप सभी को देना है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ और हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो पिक लगी हुई है मेगास्थनीज की है। तो दोस्तों, हम सभी हमारी स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मेगास्थनीज और उसकी इंडिका। तो दोस्तों, जो भी मेगास्थनीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, वो जो मेगास्थनीज ने जो विवरण दिया है अपनी इंडिका के अंदर, उसी से रिलेट कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार क्या विवरण दिया है, मेगास्थनीज ने जो है प्रशासन से संबंधित क्या उल्लेख किया है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के बाद आपके ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत नहीं होने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और साथ में जो बाद में हमने कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड लगाए हैं वो भी आप सभी को सोल्व करना है। तो दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी यहाँ पे मेगास्थनीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मेगास्थनीज का परिचय और उसकी किताब के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो कौन सी है, इंडिका। तो दोस्तों, इंडिका पुस्तक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम क्या है। तो आज के बाद आप सभी को इंडिका जहाँ भी दिखे वहाँ पे इसका ग्रंथ को देख के टिक कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो राजदूत था, ये किसका राजदूत था, तो सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ आपको। जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं भारत के, तो 305 बीसी के अंदर सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होने का कारण भी ये है कि सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर के साथ भारत पर, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो सिकंदर के साथ भारत आया था ही। तो व्यास नदी से जब सिकंदर लौट के जा रहा था तो उसी टाइम पे ये सेल्यूकस निकेटर के मन में इच्छा थी कि ये व्यास नदी के आगे का क्या सीन है इसको समझना है मुझे। तो जब सिकंदर मर गया, उसके बाद जब ये सेल्यूकस निकेटर ये राजा बना, तो उसने सोचा कि अब चलते हैं हम व्यास नदी के उस पार के देखते हैं क्या क्या मसला है उसका और क्या सीन बनता है। तो उसी को चेक करने के लिए व्यास नदी को आगे बढ़ते हुए जब ये आता है, तो जिस टाइम पे सिकंदर के साथ आया था उस टाइम पे तो भारत का जो मगध का जो शासक था उस टाइम पे घनानंद था, मगर ये भूल जाता है कि जब ये आता है सेल्यूकस निकेटर व्यास नदी को क्रॉस करके, तो उस टाइम पे इसको चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। तो इन दोनों में खतरनाक वॉर होता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं। तो जब सेल्यूकस निकेटर हरा देते हैं तो अपनी लड़की का जो है सेल्यूकस निकेटर हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं, और जो है अपने जो 4 राज्य जो है सेल्यूकस निकेटर अपने चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप दे देते हैं।
तो जब ये विवाह कर देता है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी लड़की का, तो उसके साथ जो है उसके बाद अपना एक राजदूत पहुंचाता है। तो राजदूत किसको पहुंचाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इस मेगस्थनीज को जो है राजदूत के रूप में सेल्यूकस निकेटर पहुंचाता है। और जो है ये जो राजदूत रहता है, तो ये राजदूत कहाँ से आता है? ये कंधार के अंदर पोस्टेड रहता है, तो वहीं पे इसको आदेश मिलता है, तो वहीं से ये जो है कंधार आराकोशिया बोला जाता है उस राज्य को, तो वहीं से जो है भारत आ जाता है। इस तरीके से ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ जाता है। दोस्तों ये वाली मिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये भारत के अंदर आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर के साथ आए हुए जो भी यात्री आए थे उस टाइम पे, जिन्होंने इतिहास लिखा था, जिन्होंने भारत के संदर्भ में लिखा था, उन्होंने जो है व्यास नदी तक के बारे में लिखा था। मगर जो मेगस्थनीज आया था उसने सिलास नदी के बारे में, सिलास नदी तक का जो क्षेत्र था उसके बारे में तक की जानकारी दी थी। तो सिलास नदी के बारे में भी इसने उल्लेख किया है कि इसको कोई भी तैर के पार नहीं कर सकता और इसके ऊपर कोई वस्तु तैरने लग जाती है। इस तरीके से इसने विवरण दिया, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्ट्रेबो ने जो है मेगस्थनीज के विवरण को असत्य माना है। तो दोस्तों मेगस्थनीज के विवरण के बारे में भी कई सारे इतिहासकारों का और कई सारे यूनानी विद्वानों का अलग अलग मत है। इसी के संदर्भ में जो है स्ट्रेबो ने जो है मेगस्थनीज के विवरण को असत्य माना है, बोला कि ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और उन्होंने उल्टी सीधी बातों को लिखा है। इसके अलावा एरियन जो है, एरियन ने मेगस्थनीज की बातों को सही माना है और इसने अपने जो ग्रंथ, जो भी साहित्य लिखा है एरियन ने, इसने अपने साहित्य में मेगस्थनीज के विवरण को उदाहरण के स्वरूप लिया है। इस तरीके से स्ट्रोबो ने तो नहीं माना है, मगर एरियन ने इसको माना है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली लाइन भी क्लियर हो जाएगी। तो एक बार और हम देख लेते हैं, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। और ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सिकंदर से पहले जो, सिकंदर के साथ जो यूनानी यात्री आए थे उन्होंने व्यास नदी तक के बारे में जानकारी दी है, मगर मेगस्थनीज जो है सिलास नदी तक की जानकारी दी है। इसके बाद स्ट्रोबो ने जो है मेगस्थनीज के ऊपर विश्वास नहीं किया है, हमारे एरियन ने इसके ऊपर विश्वास किया है। इस तरीके से हमारी ये स्लाइड कंप्लीट हो जाती है। हम आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि भारत आने वाला जो है पहला राजदूत कौन सा है। मेगस्थनीज को जो है पहला, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला राजदूत जो है मेगस्थनीज, मेगस्थनीज जो है भारत के अंदर पहले राजदूत के रूप में आया था। और इसके बारे में हमने बता ही दिया है, कंधार आराकोशिया से यह आया था, मतलब ये कंधार के अंदर ये पोस्टेड था और सेल्यूकस निकेटर ने इसको पहुंचाया था। इसके बाद जो मेगस्थनीज के उदाहरण, मतलब मेगस्थनीज के जो विवरण है उनको किस किस ने यूज़ किया है अपने साहित्य लेखन में, तो दोस्तों यहाँ पे हम बता देते हैं। डायोडोरस ने, जस्टिन ने, प्लिनी ने, प्लूटार्क ने, स्ट्रेबो ने सहित इन लोगों ने मतलब इसका साहित्य में अपना उल्लेख किया है। तो दोस्तों इतने लोगों ने जो है इसके मेगस्थनीज के विवरण का अपने साहित्य में उल्लेख किया है, मतलब इन लोगों ने अपने साहित्य में इन सब चीज़ों को यूज़ किया है। इसके बाद ही जो है मेगस्थनीज की इंडिका को कंप्लीट किया जाता है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि मेगस्थनीज की जो इंडिका थी ये विलुप्त थी, मतलब ये कहीं पे गुम हो चुकी थी। तो इसको जब सर्च किया गया तो सर्च करने में जो है इन लोगों के, ये जो डायोडोरस है, जस्टिन है, प्लिनी है, प्लूटार्क, स्ट्रेबो, इन्हीं के विवरणों के आधार पर जो है नई इंडिका को सर्च किया गया है। इन्हीं के विवरणों को कलेक्ट करने के बाद जो है नई इंडिका बनाई गई है। दोस्तों इन लोगों को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम नामों के बारे में आपको ट्रिक के माध्यम से हम बता ही देते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं आप लोगों की, कि जो है मेगस्थनीज की जो इंडिका का विवरण किन किन लोगों ने दिया है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। डायोडोरस, जस्टिन, प्लिनी, प्लूटार्क और स्ट्रेबो। अब इसको याद रखना है किस तरीके से? इसको याद रखना है किस तरीके से कि डीजे, प्लीज़, प्लीज़ से हमें प्लिनी याद रखना है, प्लीज़, प्ले से प्लूटार्क याद रखना है, और सॉन्ग। तो डीजे, प्लीज़, प्ले और ए सॉन्ग, एरियन हम भूल रहे हैं यहाँ पे। तो प्लीज़, प्ले, प्लूटार्क के बाद एरियन आने का था, हम लिखना भूल गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देते हैं एरियन। तो इस तरीके से आपको डायोड, डी, डी जे, प्लीज़, प्ले, ए से हमको ए सॉन्ग बोलते हैं ना हम, इस तरीके से ए से एरियन, सॉन्ग। तो इस तरीके से हमको ये पूरा लाइन याद रह जाएगी, डीजे प्लीज़ प्ले ए सॉन्ग। तो इस तरीके से जिन जिन लोगों ने मेगस्थनीज की जो इंडिका का विवरण अपने साहित्य में यूज़ किया है उन लोगों के बारे में हमने जानकारी देख ली है।
इसके बाद हम देखते हैं कि मेगास्थनीज को जो इंडिका थी, इन लोगों के जो डायोडोरस, जस्टिन, प्लिनी, प्लूटार्क, इन लोगों के जो ग्रंथ है इनसे किसने कलेक्ट किया था? तो 1846 के अंदर डॉक्टर स्वान वेक ने जो है इन सभी के साहित्य को जब पढ़ा इन्होंने, तो इनके साहित्य से पूरे जो मेगास्थनीज ने जो जो उल्लेख किया, इन लोगों ने जब लिखा है कि मेगास्थनीज के अनुसार ये बात है, मेगास्थनीज के अनुसार ये बात है, इन सारी बातों को इन्होंने संग्रहित करके और एक पुस्तक लिखी। फिर उसको इंडिका के नाम से इन्होंने संग्रह किया। तो ये जो जिस भी भाषा में जो ये पुस्तक थी, इन लोगों की अलग अलग जो भाषा में, किसी की लेटिन, किसी की किस में, इन सभी भाषाओं में इन्होंने संग्रह कर लिया। हमारे इसको जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो मैक क्रिंडल ने जो है अंग्रेजी भाषा में इसको अनुवाद करके 1891 अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके इसको प्रकाशित किया। तो दोस्तों, कलेक्ट जो किया है स्वान वेक ने किया है, और इसको अंग्रेजी में अनुवाद जो है मैक क्रिंडल ने 1891 में किया है। इस तरीके से हमको ये सारी बातें याद रह जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके अंदर जो मेगास्थनीज ने जो विवरण दिए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि मेगास्थनीज ने जो है भारत के संदर्भ में किस तरीके से और क्या क्या विवरण दिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मेगास्थनीज ने जो है भारत का आकार समचतुर्भुजाकार बताया है। तो भारत का आकार अगर पूछे, अगर ऑप्शन में दे दे त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, समबाहुकार, इस तरीके से, और समचतुर्भुजकार जो है भारत का आकार बताया है इन्होंने। और दूसरा विवरण जो दिया है इन्होंने, भारत की नदियों की कुल संख्या बताई है। भारत की कुल नदियों की संख्या कितनी है? 58 है। और सबसे पवित्र नदी दोस्तों आप सभी को पता है कि प्राचीन काल से लेके तो वर्तमान काल तक गंगा नदी ही हमेशा पवित्र नदी रही है। तो इस तरीके से मेगास्थनीज ने भी जब आया था भारत के अंदर, तो इन्होंने देखा है कि गंगा नदी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। उस टाइम पे भी लोग यहाँ पे स्नान करते होंगे, और यज्ञ, हवन कुंड जो भी उस टाइम पे गंगा नदी के तट पे होता होगा, तो इसी अनुसार उसने देखा, तो उसने गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी बताया, जो कि हकीकत है उस टाइम पे भी, और आज के वर्तमान टाइम पे भी गंगा नदी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि कितनी नदियों को इसने उल्लेख किया, तो 58 नदियों को उल्लेख किया और गंगा नदी को पवित्र बताया है। इसके बाद सिलास नदी के बारे में हमने बताया था। सिलास नदी के बारे में इसने बताया कि ये नदी ना तो कोई तैर सकता है, मतलब ये तैर है, तैर के पार कर सकता है, और ना ही कोई इसमें कोई वस्तु डूब सकती है। तो सलास नदी के बारे में जो है मनगढ़ंत कहानी है या क्या हकीकत है, इसके बारे में इसने बोला है कि ना तो इसको कोई तैर के पार कर सकता है, और ना ही इसमें कोई वस्तु डूब सकती है। इसके बाद जो है भारत का जो सबसे बड़ा नगर जो है पाटलिपुत्र को बताया है। तो दोस्तों, प्राचीन काल में आप सभी को पता है, मगध एम्पायर जब इस्टेब्लिश हो रहा था, मगध का जब उत्कर्ष हो रहा था, उसी टाइम पे जो है पाटलिपुत्र का जो वैभव बहुत ही ज़्यादा चरम उत्कर्ष था। तो उसी टाइम पे जो है मेगास्थनीज आया था, तो पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया। और भारत जिसकी जो है पाटलिपुत्र नगर की जो है लंबाई चौड़ाई उसने जो है 80 स्टेडिया और 15 स्टेडियम में बताई। स्टेडिया जो है उस टाइम की जो है, जो मेगास्थनीज ने जिस भी जो यूनानी जो है इसकी माप की इकाई है स्टेडियम में बताई है। तो स्टेडियम में मैं बता दूं कि 80 स्टेडिया को 16 किलोमीटर माना जाता है, और 15 स्टेडिया को जो है 3 किलोमीटर माना जाता है। तो 15 और 3 के हिसाब से जो किलोमीटर में इसको आप देख सकते हो कि पाटलिपुत्र नगर की जो लंबाई चौड़ाई है 15 किलोमीटर चौड़ाई लंबाई है, और चौड़ाई जो है 3 किलोमीटर है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की जो है समितियों के बारे में बताया है और सैन्य प्रशासन के बारे में बताया। तो इसके बारे में हमने आपको वीडियो बना के बताया ही है कि 6 समिति जो है कार्य करती थी नगर प्रशासन में, और 6 समिति कार्य करती थी सैन्य प्रशासन में, और एक समिति के अंदर जो है 5 सदस्य होते थे। इस तरीके से दोनों समिति के अंदर 30-30 सदस्य कार्य करते थे। तो 30 सदस्य नगर प्रशासन को संभालते थे, और 30 सदस्य जो है सैन्य प्रशासन को संभालते थे। तो 6 समितियां कार्य करती थी, और हर समिति के अंदर 5 सदस्य मौजूद थे। इसका उल्लेख जो है मेगास्थनीज के इंडिका में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मेगास्थनीज ने जो है दक्षिण भारत के बारे में भी उल्लेख किया है। तो इन्होंने जो बताया कि दक्षिण भारत में पांड्य देश के बारे में उल्लेख किया है। यहाँ पे बताया कि महिला शासिकाएं जो है यहाँ पे शासन करती थी, जो हेराक्लीस की पुत्री थी। तो पांड्य देश के बारे में जो है उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है, और वहाँ पे महिला शासिका के बारे में इन्होंने बताया है। इसके बाद हम देख लेते हैं, इन्होंने जो है पांड्य राज्य के अंदर जो है 365 ग्रामों के समूह के बारे में बताया, और इन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम से प्रतिदिन राजकोष हेतु निश्चित कर देना पड़ता था। वहाँ की जो व्यवस्था थी उसके बारे में इन्होंने बताया है कि प्रत्येक ग्राम से जो है प्रतिदिन राजकोष आता था और निश्चित कर देना पड़ता था। और 365 ग्राम जो है
ग्रामों का समूह था। पांड्य राज्य के बारे में उन्होंने बताया है। और मेगास्थनीज ने जो है भारत के कृषि उत्पादन जो है वर्ष में 2 बार बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है भारत में कृषि उत्पादन को 3 बार, वर्ष में 3 बार बताया है। मगर जो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि 2 बार किसने बताया, तो मेगास्थनीज ने जो है 2 बार बताया है। तो दोस्तों ये वाली लाइन भी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो है मेगास्थनीज ने फसलों के बारे में बताया। तो मेगास्थनीज ने जो है गन्ने की खेती को पहली बार देखा था भारत के अंदर। मतलब जब भी ये आया था तो भारत के अंदर इसने गन्ने की खेती को देखा था, तो ये पहली बार उसने देखा था अपनी ज़िंदगी के अंदर। दूसरा आश्चर्यजनक जो है, इसने पौधा सिंडन के पौधा को देखा, जिसको कपास कहते हैं। तो सिंडन यूनानी भाषा में जो है इसको सिंडन कहते हैं। और इसने जो है सबसे पहली बार आश्चर्यजनक उसको लगा था कि इस कपास का पौधा उसने देखा था। तो दोस्तों इसका भी उसने उल्लेख अपनी इंडिका के अंदर किया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसने जो है एक और महत्वपूर्ण जो है उल्लेख किया है। इसके अनुसार भारत में एक तरफ युद्ध होता था और बगल में ही कृषक खेती करते रहते थे। और अन्य राष्ट्र में, मतलब इसने बताया है कि भारत के अंदर अगर युद्ध होता है तो एक तरफ युद्ध चलता रहता था और दूसरी तरफ किसान खेती करते रहते थे। इस तरीके से युद्ध करने वाले युद्ध करते और कृषि करने वाले कृषि करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मतलब कृषि को उजाड़ा नहीं जाता था भारत के अंदर। और अन्य राष्ट्र के बारे में उसने बताया कि अन्य राष्ट्र में जो है खेत नष्ट कर देने का चलन था, लेकिन भारत के अंदर ऐसा कोई चलन नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे युद्ध करने वाले युद्ध करते थे और किसान जो है खेती करते थे अपने आराम से। मगर युद्ध करने वाले जो युद्ध के सैनिक जो है किसान को परेशान नहीं करते थे, ना ही खेती को, ना ही फसल को नष्ट करते थे। तो इसके बारे में उसने उल्लेख किया और ये बात उसने बताई है कि अन्य राष्ट्र में ऐसा होता है कि जो सैनिक होते हैं वो किसान को भी परेशान करते हैं और फसल को नष्ट कर देते हैं, मगर भारत के अंदर ऐसा कोई चलन नहीं था। इसके बारे में उसने उल्लेख किया है। दूसरा उल्लेख जो है इसने भारत की जनता के बारे में इसने उल्लेख किया है। तो भारत की जनता को जो है 7 श्रेणियों में इसने विभक्त किया है। तो 7 श्रेणियों में इसने विभक्त किया है। तो किस तरीके से इसने विभक्त किया है कि इसमें दार्शनिक दार्शनिक को जो है पहली श्रेणी में बताया है और अंतिम जो श्रेणी है पार्षद को बताया है। इस तरीके से उसने जो 7 श्रेणी बताई उसके बारे में हम देख लेते हैं। 7 श्रेणी में कौन कौन सी है। तो पहली जो है दार्शनिक है, दूसरी है कृषक है, तीसरी है शिकारी, चौथी है शिल्पी, पांचवी है योद्धा, छठी है गुप्तचर और सातवीं है पार्षद। तो इस तरीके से 7 श्रेणियों के बारे में उल्लेख किया है। तो दोस्तों यहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी श्रेणी का कौन से क्रम में जो है मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी श्रेणी का क्रम जो है कौन था, तीसरी श्रेणी में कौन था। इस तरीके से पहली श्रेणी को भी याद रखना है हमको, दूसरी श्रेणी भी याद रखना है और अंतिम श्रेणी को याद रखना है। ये 3 श्रेणी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली श्रेणी में अगर पूछा जाए पहली श्रेणी में कौन को रखा, श्रेणी में जो है पहली श्रेणी में जो है दार्शनिक को रखा था और दूसरी श्रेणी में कृषक को रखा था और अंतिम श्रेणी में जो है पार्षद को रखा था। इस तरीके से हमारी ये वाली लाइन भी हमारी क्लियर हो गई है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो मेगास्थनीज ने ये तो सारे विवरण दिए, ये तो हमको सत्य है, लग रहे हैं कि ये सारी बातें सत्य बोली, मगर कुछ विवरण विवरण जो है इसने भ्रामक दिए। तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कौन से विवरण जो है इसने भ्रामक दिए। तो मेगास्थनीज के जो भ्रामक विवरण है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मेगास्थनीज ने जो है आकर भारत के अंदर आकर के देखा, किसने ये बोला है कि भारत के अंदर अकाल नहीं पड़ता था। मगर ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी ही जब ये आया था उसी टाइम पे, शायद ये उससे पहले या उसी टाइम पे 1200 से 312 बीसी से लेके तो 300 बीसी तक लगभग 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। जिस टाइम पे अकाल पड़ा था उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रभाऊ जो है दक्षिण में जो है श्रवण बेलगोला चले गए थे। तो ये 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, जिसके बारे में जो है मेगास्थनीज ने उल्लेख नहीं किया है। तो और इसने उल्लेख क्या कहा है कि भारत के अंदर अकाल नहीं पड़ता, तो ये बात बिल्कुल इसकी गलत है। इसके बाद जो है इसने भारत के अंदर दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल इसकी गलत है, क्योंकि भारत के अंदर दास प्रथा काफ़ी टाइम से मौजूद थी। और दास प्रथा को इसने क्या, इस ने देखने में क्या भूल कर दी है कि यूनानी मुल्क देशों में जो है दास प्रथा बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न के साथ और बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। दासों को बांध के बेड़ियों के साथ रखा जाता था,
और जो है उनको लोकर में रखा जाता था। इस तरीके से इसने जब ये भारत में आया तो इसने दास को पहचानने में गलती कर दी, क्योंकि भारत के अंदर जो है दास प्रथा तो थी मगर दासों के साथ उतना बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था। दासों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। दासों को घर को अंदर रखा जाता था। दास लोग जो है घर वालों के साथ ही खाना पीना रहन सहन उनका सब बिल्कुल नॉर्मल था। इस तरीके से जब ये मेगास्थनीज ने जब भारत के बारे में जब विवरण लिखा तो इसको दास जैसा कोई वर्ग इसको देखने को नहीं मिला, तो इसलिए इसने दास प्रथा भारत के अंदर नहीं बताई। तो ये भी इसने भ्रामक विवरण में जो है ये दोनों विवरण इसके गलत है। ये वाला गलत है और इसके बाद दास प्रथा के बारे में भी गलत बोला है। इसके बाद भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, तो दोस्तों ये वाली बात भी इसने बिल्कुल गलत बोली है, क्योंकि भारतीयों को जो है लेखन कला का ज्ञान था। इसके बारे में जो है एक और जो यूनानी विद्वान था कार्टियस, उसने बोला है, कार्टियस ने बोला है कि भारत के जो लोग हैं पेड़ों की छाल पर लिखते थे। और नियारकस ने भी बताया कि भारत में जो है सन के सघन बुने हुए टुकड़ों पर लिखते थे। तो नियारकस और कार्टियस दोनों ने जो है लेखन कला के बारे में इससे पहले ही उल्लेख कर चुके थे, मगर ये इसने जो है भारत के बारे में लिखा है कि लेखन कला का ज्ञान नहीं था, तो ये बात भी इसने गलत बोली है। इसके बाद इसने एक और विवरण किया दिया है कि भारतवासी अन्य लोगों पर आक्रमण नहीं करते और ना ही अन्य लोग भारतीयों पर आक्रमण करते हैं। तो दोस्तों ये वाली बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने ही भारत के ऊपर आक्रमण किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है भारत के बाहर के अन्य राज्यों को जीता था। तो इस तरीके से ये वाली बात भी बिल्कुल इसकी गलत है। तो दोस्तों ये भ्रामक विवरण के अंदर ये सारी बातें देखने को मिल जाती है। इसके बाद उसने बोला है कि भारत के अंदर चींटियाँ सोना खोदती है। तो दोस्तों ये पता नहीं इसने किस संदर्भ में इसने बोल दिया कि दक्षिण भारत में जब के बारे में जब इसने उल्लेख किया तो चींटियों के बारे में बोल दिया कि चींटियाँ जो है सोना खोदती है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि चींटियाँ कोई सोना नहीं खोदती है, मगर ये इसने भ्रामक विवरण दिया है, इसकी श्रेणी में हम इस बात को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कई सारे भ्रामक विवरण दिए। यहाँ से भी कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 बातें लिख दी जाती है जिसमें से पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा भ्रामक विवरण है, कौन सी बात जो है। जैसे कि मेगास्थनीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज ने जो कितने वर्गों के बारे में बताया समाज के, तो उसमें आपको दास वर्ग के बारे में रख दिया जाएगा। दास वर्ग के बारे में बताया कि दास वर्ग का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों दास वर्ग का उल्लेख जो है मेगास्थनीज ने नहीं किया है। इस तरीके से हमारा ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और क्या क्या बातें इसने बताई है। भारतवासी ना तो सूद पर धन लेते हैं और ना ही देते हैं और ये उधार लेना तो जानते ही नहीं। जबकि कौटिल्य ने जो है महाजनी व्यवस्था के बारे में विस्तृत उल्लेख जो है इसने कौटिल्य ने जो किया है उसी टाइम पे, मतलब मौर्य साम्राज्य के टाइम पे ने कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा तो उस टाइम पे महाजनी प्रथा के बारे में इन्होंने लिखा था। मगर जो है मेगास्थनीज ने क्या लिखा है कि भारतीय लोग ना तो सूद पर धन लेते हैं ना देते हैं और उधार लेना तो ये लोग जानते ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है और इसको जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने ये बात का खंडन किया है, क्योंकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर महाजनी व्यवस्था के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। तो दोस्तों ये बात भी इसकी गलत हो जाती है। और भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं था, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर अर्थशास्त्र लिखा जा चुका था और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा तो अर्थशास्त्र के अंदर जो है कानून विधि सम्मत सारी चीज़ें लिखी गई है। तो ये बात भी यहाँ से गलत हो जाती है। दोस्तों ये सारी बातें जो है भ्रामक विवरण के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों अगर आपसे अगर पूछे कि भारतीयों के पास लिखित कानून नहीं था, इस लेखित कानून था, इस तरीके से अगर कोई स्टेटमेंट आए और साथ में लिखा है कि मेगास्थनीज ने इस बात का उल्लेख किया कि भारतीयों के पास लिखित कानून था, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि इसने ऐसा बोला है कि भारतीयों के पास लिखित कानून नहीं था। तो दोस्तों ये सारे भ्रामक विवरण से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। इसके बाद इसने प्रशासन से रिलेटेड भी कोई सारी बातें बताई है, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रशासन में भी जो अधिकारियों के इन्होंने नाम बताए हैं उन नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है कि मेगास्थनीज ने जिला प्रमुख के अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा है। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सभी तरह के जो भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ामों में एग्रोनोमोई से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब कई बार एग्ज़ाम एग्रोनोमोई और एस्ट्रोनोमोई में कन्फ्यूजन की वजह से ये हर बार गलत होता है, मगर मैं गारंटी दे रहा हूँ आज के बाद आपका बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा। तो इसको हमको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान सी भाषा में अगर आपने कोई सा भी एक वर्ड याद रख लिया जैसे एग्रोनोमोई या एस्ट्रोनोमोई, तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में ये कभी भी जो ये क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा। तो मेगास्थनीज ने जो है जिला प्रमुख अधिकारी को क्या बोला है, एग्रोनोमोई बोला है। इसी को जो है सड़क प्रमुख अधिकारी मतलब सड़क
सड़क निर्माण का अधिकारी भी इसको भी बोल दिया जाता है, निर्माण अधिकारी या सड़क निर्माण अधिकारी भी इसी को बोला जाता है। इसके बाद जो है इसी तरह नगर प्रमुख को जो है एसटी नोमई बोला है। तो दोस्तों नगर प्रमुख से ही हमको इस तरीके से याद रखना है कि नगर को क्या बोला जाता है दोस्तों, सिटी बोला जाता है। और इसमें एसटी, इसमें क्या बोला जा रहा है, एसटी में भी सिटी आ रहा है और नगर को क्या बोला जाता है, सिटी बोला जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिटी जो है नगर को बोला जाता है और एसटी नोमोई, एसटी से सिटी, इस तरीके से एसटी सिटी, इस तरीके से एसटी नोमोई किसको बोला गया है भाई, सिटी के अधिकारी को एसटी नोमोई बोला गया है। मतलब नगर के अधिकारी को, नगर का जो प्रमुख होता है वो उसको एसटी नोमोई बोला गया है। और जिला प्रमुख को क्या बोला गया है, एग्रोनोमोई बोला गया है। तो इस तरीके से एग्रोनोमोई और एस्ट्रोनोमोई में आपको बस यही याद रखना है। अगर आपने एस्ट्रोनोमोई याद रख लिया कि नगर का प्रमुख है तो एग्रोनोमोई पक्के में जिले का प्रमुख होगा। तो जिले प्रमुख को एग्रोनोमोई रखना है और सिटी का जो प्रमुख है, नगर का जो प्रमुख है, उसको एस्ट्रोनोमोई याद रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों भी बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल भी आपके गलत नहीं होंगे मुझे लगता है आप। इसके बाद अगला जो विवरण इसने क्या दिया है, गुप्तचरों को जो है ओवरसीयर्स बोला है इसने और एपिस्कोपाई बोला है। और गुप्तचरों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने ओवरसीयर्स या एपिस्कोपाई किसको कहा है। तो गुप्तचरों को जो है ओवरसीयर्स या एपिस्कोपाई बोला है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये तो आपको फैक्ट के तौर पर ओवरसीयर्स किसको बोला है या एपिस्कोपाई किसको बोला है, तो गुप्तचरों को जो है मेगास्थनीज ने बोला है। इसके बाद मेगास्थनीज ने जो है दार्शनिकों के भी दो प्रकार बताए, जैसे कि मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को 7 भागों में बताया कि 7 भाग मतलब 7 श्रेणी में विभक्त करके बताया। तो 7 श्रेणी में जो है प्रथम श्रेणी का जो है दार्शनिक बताए, हमारे दार्शनिक के भी दो बताए, ब्रोकोमेन और सारामेन। तो सारामेन से आपको याद रखना है सा से सन्यासी, सारामेन से सा से, सारामेन कौन है, सा सन्यासी। और ब्रोकोमेन, ब्रोकोमेन जो हो गया गृहस्थ वाला आश्रम हो गया। तो ब्रोक से घर याद रखना है, ग्रस्त ग्रस्त वाले जो दार्शनिक है वो ब्रोकोमेन है। और सारामेन कौन है भाई, सारामेन सा से सन्यासी, सन्यासी दार्शनिक कौन है, सारामेन है। और ब्रोकोमेन कौन है, ग्रस्त दार्शनिक। इस तरीके से दोनों दार्शनिकों के बारे में हमने बता दिया है। तो दोस्तों ये सारे जो विवरण हैं इनके बारे में तो हमने सारी चर्चा कर ली है। इसी के साथ जो है हमने कई सारे कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को भी हमने यहाँ पे रखा है। तो आपको उन क्वेश्चनों को भी आंसर दे दोगे तो आपके जो इससे रिलेटेड, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है, मुझे लगता है बहुत ही आसान भाषा में क्लियर हो गया होगा। और कुछ जो बचा खुचा होगा वो आपके क्वेश्चन के माध्यम से आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पे, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका का विवरण किन किन पुस्तकों में देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने पहले स्लाइड के अंदर ही हमने चर्चा की थी कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है तो दोस्तों ये तो विलुप्त हो चुकी है, कहीं पे गुम गई है, मगर इसका जो उल्लेख कई सारे क्लासिकल जो यूनानी जो लेखक है उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों के अंदर किया है। तो किन किन यूनानी लेखकों ने अपनी अपनी पुस्तकों के अंदर किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है डियोडोरस, डियोडोरस, जस्टिन, प्लिनी, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रोबो और टोलमी। तो दोस्तों ये सारे लेखकों के बारे में दिया है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते। पहला ऑप्शन में 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों आप सभी को गेस करना है आंसर सही कौन सा है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पहले ही आंसर बताया था आपको कि यहाँ पे जो है आपको एक ट्रिक याद रखना है कि डीजे प्लीज़ प्ले ए सॉन्ग। तो डीजे प्लीज़ प्ले ए सॉन्ग, तो इस तरीके से हमको याद रखना है। तो ये वाला ऑप्शन हमको काय में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोलमी जो है, टोलमी को छोड़कर जो ये पूरे जो भी आपको यूनानी विद्वान दिखाई दे रहे हैं इन सभी ने जो है इंडिका के बारे में अपना जो भी इन्होंने अपने उद्धरण को अपनी साहित्य लेखन में, अपनी जो पुस्तक इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उनके अंदर अपना यूज़ किया है। तो दोस्तों डीजे प्लीज़ प्ले ए सॉन्ग से आपको ये याद रखना है। और डियोडोरस, जस्टिन, प्लिनी, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रेबो, इन लोगों ने जो है मेगास्थनीज की इंडिया का को अपने साहित्य लेखन में यूज़ किया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेगास्थनीज ने जो है भारत की कुल कितनी नदियों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है 58, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन है 48। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है अब तक आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा। तो इसका राइट आंसर जो है 58 नदियों का उल्लेख किया है मेगास्थनीज ने। और सबसे पवित्र नदी किसको बताया है ये आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताना है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों। तो इसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मेगास्थनीज के विवरण में दक्षिण के किस राज्य में महिला शासिका होने का उल्लेख किया है? तो पहला ऑप्शन है पल्लव, दूसरा है होयसल, तीसरा है पांडे, चौथा है चेर। तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। इसका जो राइट आंसर है आप सभी ने गेस कर ही लिया होगा अब तो जिसका जो राइट आंसर है कौन सा है, ए है या बी है? ए या बी? नहीं नहीं, ये सी है, इसका राइट आंसर सी है, बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर सी है। तो हेराक्लीस की पुत्री के बारे में इन्होंने जो उल्लेख किया था कि पांड्य राज के अंदर एक जो है दो कुछ ग्रामों के समूह के बारे में भी बोला था और बोला था कि रोज जो है राजस्व जो है रोज आता है। और इन्होंने जो है 365 ग्रामों के समूह के बारे में इन्होंने बोला था कि पांड्य राज के अंदर 365 ग्रामों के समूह है और हेराक्लीज की पुत्री जो है महिला शासिका जो है यहाँ पे शासन करती है और रोज के रोज जो है कंटिन्यू जो है यहाँ पे राजस्व आता है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके सारे फैक्ट आ गए हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, मेगास्थनीज के विवरण में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का शायद मुझे लगता है असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों असत्य पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे आप बता देते हैं कि असत्य पूछा है क्वेश्चन के अंदर, असत्य कथन बताइए। तो असत्य कथन देखना है, पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि भारत की जनता को जो है भारत की जनता को 7 श्रेणियों में विभक्त किया था। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है मुझे लगता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा नगर कन्नौज को बताया है, इसको हम देखते हैं अभी बाद में। भारत में दास प्रथा नहीं थी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता था, ये भी उल्लेख इसने किया है। हालांकि भारत के अंदर अकाल पड़ता था, भारत के अंदर दास प्रथा थी, ये मौजूद थी, पर हमको क्या देखना है कि मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार हमको ये देखना है। तो भारत में जो है कृषि की फसल 2 बार होती थी, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा नगर कन्नौज को नहीं पाटलिपुत्र को बताया था। तो दोस्तों आप सभी को पता है मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने भारत का सबसे बड़ा नगर बताया था। तो ये वाला ऑप्शन भी मुझे लगता है आपको बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन के साथ जो ये सारे फैक्ट थे आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यही वाला क्वेश्चन हमने रखा है। और ये शायद किसी एग्जाम के अंदर पीजीटी का कोई सा एग्जाम था उसके अंदर आया भी हुआ था, तो वहीं से हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था। तो विभाजित किया जिसमें द्वितीय वर्ग था, तो 7 श्रेणियों में तो विभक्त कर दिया था, इसमें द्वितीय वर्ग पूछा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम, पहला क्या है व्यापारी, दूसरा योद्धा, तीसरा कृषक, मतलब सी ऑप्शन है कृषक, और डी ऑप्शन है दार्शनिक। तो मैं आपको पहला जो बताया था इन्होंने, पहला तो इन्होंने दार्शनिक बताया था, दूसरा जो है कृषक बताया था। तो इस तरीके से जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और जो है आखिरी का जो 7वां वर्ग बताया था वो था पार्षद। इस तरीके से जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसी तरीके से जो है हमारी क्लास आज यहीं समाप्त हो रही है। हमारा जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन था हमने काफ़ी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको हमारी जो ये वीडियो है अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको और भी कोई अदरवाइज़ कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे जो है वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो के बारे में बता सकते हो कि वीडियो आपको पसंद आया है नहीं पसंद आया, इस तरीके से भी आप कमेंट्स कर सकते हो। और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है, पीडीएफ है, पोल क्वेश्चन है, इन सब चीज़ें आपके अवेलेबल होती है वहाँ पे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली और भी बहुत सारी वीडियो जो है इतिहास से रिलेटेड इस पर इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।